everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. क्लास 6 की हिस्ट्री है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का ये है थर्ड पार्ट। अभी हम बात करेंगे पंच मार्क्ड कॉइन्स के बारे में। देखो, पंच मार्क्ड कॉइन्स को ना एक शेप नहीं दी जाती थी। जनरली इनकी शेप कभी कभी रेक्टेंगुलर होती थी, समटाइम्स स्क्वायर एंड समटाइम्स राउंड। ध्यान रखना है कि एक शेप नहीं थी, बल्कि कभी कभी रेक्टेंगुलर, समटाइम्स स्क्वायर एंड कभी कभी राउंड। तो ये शेप जो है जनरली पंच मार्क्ड कॉइन्स को दी जाती थी। पंच मार्क्ड कॉइन्स किससे बनते थे? मेटल शीट्स को काट कर बनाया जाता था, या फिर जो मेटल ग्लोब्यूल्स है इनको फ्लैटन करके फिर ये शेप दे दी जाती थी, जैसे कि रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या फिर राउंड। तो ये अलग अलग शेप दे दी जाती थी। ये जो पंच मार्क्ड कॉइन्स थे इनको इंस्क्राइब नहीं किया जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। पंच मार्क्ड कॉइन्स को इंस्क्राइब नहीं किया जाता था, बल्कि इन पर स्टैंप लगाया जाता था। और स्टैंप किसका होता था? सिंबल्स का। तो आप यहाँ पर ये देखो, दो पंच मार्क्ड कॉइन्स देख रहे हो। एक ये आप देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पर आपको ये कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसे सिंबल्स का पंच लगाया जाता था, स्टैंप लगाया जाता था। तो सिंबल्स को कैसे स्टैम्प किया जाता था? डाइज को यूज़ करके या फिर पंचेस को यूज़ करके, ठीक है। ऐसे ठप्पा नहीं लगाते हैं हम, उसी को हम स्टैम्प कहते हैं। हैंस दे आर कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन्स, और इसीलिए इनको पंच मार्क्ड कॉइन्स भी कहते हैं। एंड ये जो पंच मार्क्ड कॉइन्स है सब कॉन्टिनेंट्स के बहुत अलग अलग पार्ट में इनको यूज़ किया गया। इसके अलावा पंच मार्क्ड कॉइन्स कॉमन एरा के अर्ली सेंचुरीज तक सर्कुलेट होते रहे थे। मतलब ये काफ़ी सालों तक चले थे, लगभग आप ये कह सकते हो 500 साल तक पंच मार्क्ड कॉइन्स का सर्कुलेशन होता रहा था। अब हम कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। यू मे हैव नोटिस्ड हाउ वेल्थ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स इन द स्टोरी ऑन पेज नंबर 82। देखो, याद करो, हमने पेज नंबर 82 पर एक स्टोरी पढ़ी थी। वो स्टोरी ली गई थी जातकाज में से, ठीक है। अब देखो, उस स्टोरी में हमने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से एक पुअर मैन रिच बन जाता है, मतलब एक गरीब आदमी एकदम अमीर बन जाता है। तो उसकी अमीरियत को हमने कैसे समझा था? लास्ट में उसके पास 1000 कॉइन्स कलेक्ट हो गए थे। सो दैट मीन्स जिसके पास जितने सिक्के वो उतना अमीर। तो वेल्थ को मेजर किया जाता था कॉइन्स के बेसिस पर, ठीक है। जिसके पास जितने सिक्के होंगे उतना अमीर होगा। जैसे कि आज के टाइम पर भी हम यही कहते हैं ना, जिसके पास जितना पैसा वो उतना अमीर है। सो इन द सेम वे उस टाइम पर भी अमीरियत को मेजर किया जाता था इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स। आर्कियोलॉजिस्ट को लगभग 1000 कॉइन्स मिले हैं इस पीरियड के, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेट किया था। एंड ये अर्लीस्ट कॉइन्स जो हैं लगभग 500 साल तक चले थे, और इनको हम क्या कहते हैं? पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, ये तो आप ध्यान रखोगे ही, इनको अलग अलग शेप दे दी जाती थी। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि कुछ पंच मार्क्ड कॉइन्स में आपको ऐसे सिंबल्स मिलेंगे। ये सिंबल्स जो है डाइज एंड पंचेस का यूज़ करके लगाए जाते थे। एंड कुछ आपको ऐसे प्लेन भी मिलेंगे, ये भी पंच मार्क्ड कॉइन्स ही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो है एक्सचेंज की स्टोरी बता रखी है। मतलब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर ना बार्टर सिस्टम के बारे में बता रखा है। मतलब अगर आप किसी को एक चीज़ दोगे तो उसके बदले दूसरी चीज़ लोगे, है ना। तो इसे क्या कहते हैं? हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। सो यहाँ पर एक संगम कलेक्शन से शॉर्ट पोम उठाई गई है। इस पोम को पूरा पढ़ना नहीं है, हमने सिर्फ ये समझना है कि इसमें क्या कुछ कहा गया है। इसमें कहा गया है कि किस तरीके से लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जाते थे, जैसे कि वाइट पैडी के बदले में सोल्ट जो है, इसका बार्टर सिस्टम होता था। या फिर कई बार क्या होता था कि सोल्ट के बदले में पैसा होता था, कॉइन होता था मतलब, या फिर वाइट पैडी के बदले में कॉइन्स एक्सचेंज किए जाते थे। सो कहने का मतलब है एक मटेरियल के बदले में दूसरा मटेरियल एक्सचेंज किया जाता था। सिर्फ इतना समझना, इससे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अब यहाँ बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है? सिटीज विद मैनी फंक्शंस। वेरी ऑफन अ सिंगल टाउन वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर वेराइटी ऑफ रीजन। देखो, क्या होता है कि एक सिंगल टाउन जो होता है वो बहुत सारे रीजंस की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आपको ना यहाँ पर मैप नंबर 7, और मैप नंबर 7 आपको मिलेगा पेज नंबर 105 पर। आपको मथुरा को लोकेट करना है। आप मथुरा को लोकेट करो, एक बार अपनी बुक खोलो, आप यहाँ पर देखो। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। देखो, हमने बैरीगाजा पढ़ा था ना, बरूच, वो यहाँ पर है। मैंने तब आपको मैप खोलकर नहीं दिखाया था, लेकिन मैं अभी दिखा देती हूँ। अब ये दूसरा देखो, यहाँ पर है मथुरा, जिसकी अब हम बात करेंगे, मथुरा, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि मथुरा किस तरीके से एक इम्पोर्टेंट टाउन बन गया था।
मथुरा हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स अगो। मथुरा 2500 साल से भी ज़्यादा टाइम से एक इम्पोर्टेंट सेटलमेंट रह चुका है। अब जैसे कि देखो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि अगर कोई एक सिंगल टाउन बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, तो उसके पीछे वैरायटी ऑफ रीजंस होते हैं। सो सेम वे अगर मथुरा 2500 साल से भी ज़्यादा टाइम से एक इम्पोर्टेंट सेटलमेंट रह चुका है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट क्रॉस रोड, मतलब ये एक जंक्शन पॉइंट पर लोकेटेड है। जैसे कि अगर नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना हो ट्रैवलिंग के लिए या ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, ट्रैवलिंग के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए अगर नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट जाना हो तो भी मथुरा का रूट लेना पड़ेगा, या फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना हो तो भी मथुरा का रूट लेना पड़ेगा। तो जो मथुरा है ना, ये क्रॉस रोड पर लोकेटेड है, या ये कह लो कि ये एक जंक्शन पॉइंट है। तो जब भी ट्रैवल या ट्रेड के लिए जाना पड़ेगा ना, तो मथुरा से होकर जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मथुरा एक इम्पोर्टेंट सेटलमेंट रह चुका है। जैसे कि इस चीज़ को एक बार हम लोग मैप में देखते हैं, ये है मथुरा। तो अगर नॉर्थ से साउथ जाना हो या फिर नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट जाना हो, कैसे भी जाना हो, ये एक इम्पोर्टेंट जो है रूट था ट्रैवल एंड ट्रेडिंग के लिए। तो इसीलिए मथुरा एक इम्पोर्टेंट सेटलमेंट रह चुका है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न है जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर श्राइन्स भी थी। श्राइन्स पता है ना क्या होती हैं? जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं। इसके अलावा इस सिटी को फोर्टिफिकेशन भी कराया गया था चारों तरफ, और फोर्टिफिकेशन कराने का मेन रीज़न यही था कि ताकि जो इम्पोर्टेंट सेटलमेंट है ना, उन पर कोई अटैक ना कर पाए। मथुरा के आसपास जो रहने वाले फार्मर्स एंड हर्डर्स थे, वो मथुरा के लोगों को फूड वगैरह भी प्रोवाइड किया करते थे। एंड मथुरा एक इम्पोर्टेंट सेंटर था जहाँ पर फाइन स्कल्प्टर किए जाते थे, मतलब मूर्ति कला यहाँ पर बहुत अच्छी की जाती थी। इसके अलावा अदर रीजंस भी हैं, जैसे कि अराउंड 2000 ईयर्स अगो मथुरा जो है वो कुशानाज की सेकंड कैपिटल थी। मतलब मथुरा जो है, जो ये शहर है, ये जो टाउन है, ये कुशानाज की सेकंड राजधानी थी। तो इसलिए भी ये एक इम्पोर्टेंट सेटलमेंट था। हालांकि इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। हालांकि ये हम 8th पढ़ रहे हैं, बस इससे नेक्स्ट चैप्टर में हम कुशानाज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये भी देखेंगे कि कुशानाज ने जो है गोल्ड कॉइन्स को सर्कुलेट किया था। देखो अभी तो हम पंच मार्क्ड कॉइन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो कुशानाज थे उन्होंने गोल्ड कॉइन्स को सर्कुलेट किया था। मथुरा वॉज ऑल्सो रिलीजियस सेंटर। मथुरा एक रिलीजियस सेंटर था। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी यहाँ पर थी, जैन श्राइन्स भी यहाँ पर थे। इसके अलावा ये एक इम्पोर्टेंट सेंटर था कृष्ण की भक्ति के लिए। और हालांकि ये पहले ही नहीं बल्कि आज के टाइम पर भी बहुत इम्पोर्टेंट सेटलमेंट है, क्योंकि आज भी कृष्ण की भक्ति में जो लोग लीन रहते हैं वो मथुरा जाते ही जाते हैं। सो मथुरा जो है आज भी एक इम्पोर्टेंट सेटलमेंट है, या ये कह सकते हैं कि रिलीजियस सेंटर है, क्योंकि आज भी वहाँ पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, जैन श्राइन्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर कृष्ण की भक्ति की जाती है। Several inscriptions on surface such as stone slabs and statues have been found in मथुरा। मथुरा में आपको बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस भी मिलेंगे जो कि सरफेसिस पर किए गए हैं, जैसे कि स्टोन स्लैब्स पर या फिर स्टैचूज़ पर। तो यहाँ पर हमें इंस्क्रिप्शंस भी पाई जाती हैं। ये जो इंस्क्रिप्शंस है ना, ये बहुत ही शॉर्ट हैं, छोटी छोटी हैं, और इन इंस्क्रिप्शंस में लिखा क्या हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान देना। देखो जो मैन या फिर समटाइम्स जो विमेन हैं, जो मोनेस्ट्रीज को एंड श्राइन्स को वो गिफ्ट दिया करते थे, उन गिफ्ट के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है इन शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस में। ध्यान रखना कि मथुरा में जो ये इंस्क्रिप्शंस पाई गई हैं ये शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस हैं। एंड इन शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस में क्या इंस्क्राइब किया हुआ है? दान इंस्क्राइब किया हुआ है। जैसे कि देखो आज के टाइम पर भी आप देखोगे ना कहीं गांव वगैरह में जाकर, तो जब कोई अमीर आदमी ना किसी एक मंदिर में चढ़ावा चढ़ाता है, जैसे कि लगा लो लाखों करोड़ों में, तो उसका नाम ना इंस्क्राइब कर दिया जाता है एक मंदिर की एक प्लेट पर। सो इन द सेम वे उस टाइम पर जो मैन एंड वीमेन मोनेस्ट्रीज एंड श्राइन्स में दान दिया करते थे, उन दान का जिक्र जो है वो शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है। These were made by king and queens
ऑफिसर, मर्चेंट्स, क्राफ्ट्स पर्सन्स हु लिव्ड इन द सिटी। एंड ये शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस जो हैं ये किसने बनवाए हुए हैं? राजा रानियों ने, ऑफिसर्स ने, मर्चेंट्स ने, क्राफ्ट पर्सन्स ने जो शहर में रहा करते थे। फॉर इंस्टेंस, ये जो इंस्क्रिप्शंस है मथुरा से, इसमें मेंशन किया गया है गोल्ड स्मिथ को, ब्लैक स्मिथ, वीवर्स, बास्केट में मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स। गार्लैंड मेकर्स मतलब जो माला बनाते हैं, जैसे कि फूलों की माला बनाना, एंड परफ्यूमर्स। सो इन सब के बारे में जिक्र किया हुआ है। हालांकि आपको याद सिर्फ इसमें इतना रखना है कि जो मथुरा में इंस्क्रिप्शंस पाई गई वो शॉर्ट है, और इसमें ना गिफ्ट्स के बारे में जिक्र किया हुआ है, वो गिफ्ट जो मैन एंड समटाइम्स विमेन ने मोनेस्ट्रीज एंड श्राइन्स में दिए थे, या ये कह लो दान में जो चीज़ें दी थी। क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन्स, देखो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से उस टाइम के क्राफ्ट के बारे में भी पता चलता है। तो हमें एक चीज़ तो ये पता चलती है कि इस टाइम पीरियड में फाइन पोट्री बनाई जाती थी। फाइन पोट्री मतलब जो बर्तन होते थे मिट्टी के, वो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए जाते थे, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से। इनको किस नाम से जाना जाता है? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर क्यों? देखो ये नॉर्दर्न नाम क्यों आया? क्योंकि ये जो पॉटरी है ना, ये सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट में पाई गई, तो इसीलिए नॉर्दर्न नाम है। ब्लैक पॉलिश्ड का मतलब इसीलिए है कि इस पर ब्लैक कलर की पॉलिशिंग की जाती थी ताकि ये थोड़ा चमकदार लगे। एंड वेयर का मतलब होता है पोट्री या बर्तन, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में हमें पता चलता है, जो कि नॉर्दर्न पार्ट में पाए गए। रिमेंबर दैट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर मैनी क्राफ्ट्स मे नॉट हैव सर्वाइव्ड। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि अदर क्राफ्ट्स के जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है ना, वो अभी तक सर्वाइव नहीं हो पाए। रीज़न बीइंग कि काफ़ी टाइम हो चुका है, इसीलिए। तो हमें टेक्स्ट से पढ़कर ये पता चलता है कि इस टाइम पीरियड में ना मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। एंड क्लोथ का मैन्युफैक्चर 2 सेंटर में किया जाता था, और 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक तरफ नॉर्थ एंड दूसरी तरफ साउथ। तो नॉर्थ में कौन सा सेंटर था? वाराणसी में। एंड साउथ की तरफ मदुराई में। तो आपको दोनों के नाम याद रखने हैं, वाराणसी इन द नॉर्थ एंड मदुराई इन द साउथ। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फेमस सेंटर थे, यहाँ पर क्लोथ को मैन्युफैक्चर किया जाता था। और इन दोनों ही सेंटर में मैन एंड वीमेन दोनों मिलकर काम करते थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैनी क्राफ्ट पर्सन्स एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशंस नोन एज श्रेणीज। अब बहुत सारे ऐसे जो क्राफ्ट पर्सन थे एंड मर्चेंट्स थे। अब देखो क्राफ्ट पर्सन वो लोग हो गए जो कपड़ा मैन्युफैक्चर करते थे, एंड मर्चेंट वो हो गए जो ट्रेडिंग करते थे। इन्होंने ना अपने एसोसिएशन बना रखे थे, और इसी एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? श्रेणीज कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। एक चीज ध्यान रखना इसमें कि क्राफ्ट पर्सन की श्रेणीज अलग थी एंड मर्चेंट्स की श्रेणीज अलग थी। श्रेणीज का मतलब आप समझ गए कि इनका अपना एक ऐसे प्रॉपर ऐसे एसोसिएशन बना हुआ था। यहाँ पर मर्चेंट्स हो गए सारे, और यहाँ पर क्राफ्ट पर्सन्स हो गए। तो जो क्राफ्ट पर्सन की श्रेणीज थी, ये लोग क्या करते थे? ये लोग ना ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे कि क्लोथ को कैसे मैन्युफैक्चर करना है। इसके अलावा रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करते थे। इसके अलावा फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब किसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे? मर्चेंट्स को। अब जो मर्चेंट्स की श्रेणी थी वो क्या करती थी? वो ट्रेडिंग का काम किया करती थी। तो ध्यान रखना आप लोग कि जो क्राफ्ट पर्सन की श्रेणी थी उसका काम क्या था? ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना। इसके अलावा जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हो जाता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो फिनिश्ड प्रोडक्ट पता है ना आपको क्या होता है? कि जैसे अगर शर्ट बन के तैयार हो गई तो जो वो फाइनल प्रोडक्ट है उसे हम फिनिश्ड प्रोडक्ट कहते हैं। इसके अलावा जो मर्चेंट की श्रेणी थी उसका काम क्या था? वो ट्रेड को ऑर्गेनाइज करते थे। अब जो ये श्रेणीज हैं ये बैंक्स की तरह भी काम करते थे, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से इस पैराग्राफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये जो श्रेणीज है ये बैंक की तरह भी काम करते थे। तो जो रिच मैन एंड वीमेन थे ये अपनी मनी को यहाँ पर डिपॉजिट कराते थे।
एंड इस मनी को इन्वेस्ट किया जाता था एंड जो इंटरेस्ट का पार्ट बनता था ना वो इनको वापस रिटर्न कर दिया जाता था जिन्होंने डिपॉजिट कराया है मनी को, या फिर इसके अलावा कुछ पार्ट इस मनी का, जो इंटरेस्ट का ये मनी है ना, ये कुछ पार्ट इसका रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या मोनेस्ट्रीज में दान दे दिया जाता था या इनको सपोर्ट किया जाता था बाय गिविंग मनी। ठीक है, अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है एक बार ये देखो, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हार्ड होते थे। अब ये ब्लैक है मतलब ब्लैक पॉलिश्ड है, दैट मीन्स कि ब्लैक सरफेस होता था, तो ब्लैक सरफेस होने की वजह से काफ़ी शाइनी एंड मेटालिक लुक लगता था, मतलब ऐसे चमकदार सा लुक आता था इन बर्तनों का। अब ये जो पॉटर है किस तरीके से मेटालिक लुक देते थे इन अर्दर्न वेयर में, देखो क्या होता था कि जो ये कुम्हार होते थे ना अपने मिट्टी के बर्तनों को हाई टेम्परेचर पर तपाते थे आग की भट्टी में। किल्न होता है आग की भट्टी, तो भट्टी में ये जो कुम्हार हैं अपने इन अर्दन वेयर को मतलब मिट्टी के बने हुए बर्तनों को हाई टेम्परेचर पर तपाते थे। तो जब मिट्टी के बर्तनों को हाई टेम्परेचर पर तपाया जाएगा तो क्या होएगा, उसके बाहर के सरफेस पर ब्लैकनिंग होने लगेगी, काली काली परत आने लगेगी। उस काली परत के ऊपर फिर से पतली एक परत लगा दी जाती थी काले रंग की, और फिर उससे क्या होता था कि पोट्री जो है वो चमकदार लगने लगती थी। ऐसा लगता था जैसे कि मिरर लाइक शाइन हो, मतलब जैसे शीशे में एक चमक आती है ना, तो वैसी ही चमक नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर में दे दी जाती थी। तो इम्पोर्टेंट है ये ध्यान रखना। अब जो आगे वाला पार्ट है, आगे हम क्या पढ़ेंगे, रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। ये जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन आप मेरे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।